हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, जैसा कि हम संविधान के बारे में थोड़ी बात करें तो संविधान में आप जानते हैं संविधान में भाग हैं, संविधान में अनुच्छेद है और संविधान में अनुसूचियां हैं। तो भाग तो समझ में आता है कि अगर हम चैप्टर का नाम रख ले या जो है पाठ का नाम रख ले तो भाग बन जाता है। चैप्टर के अंदर अगर सब पॉइंट को देख ले तो अनुच्छेद हो जाता है। क्या अनुसूचियां क्या होती हैं? तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अनुसूचियां आखिर होती क्या हैं और अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी हैं और इसकी जरूरत क्या है। तो आज हम लोग जो पॉइंट बात करेंगे अनुसूची, ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे? अनुसूची यानी दैट मीन्स शेड्यूल। शेड्यूल की बात करेंगे और शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी, यानी जरूरत क्यों पड़ी और इसके कितने हैं, कितने शेड्यूल बनाए गए हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपकी अनुसूची के आज के बाद एक भी पॉइंट गलत होने के चांस नहीं बने, क्योंकि मैं सारे जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको एक अच्छे क्रम के साथ और एक अच्छे तरीके से आपके साथ रखूंगा, जिससे आपको सारी आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगी। अभी जितने भी दिमाग में डाउट चल रहे सारे डाउट एक साथ क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अनुसूचियां क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अनुसूचियों को हम लोग शेड्यूल कहते हैं। तो भारतीय संविधान में यानी एक बुक की बात कर लेते हैं। जैसे एक बुक है मेरे पास, इस बुक में अगर हम देख लिया जाए तो आपको ये आगे आप देखेंगे तो आपको चैप्टर मिल जाएंगे। उन चैप्टर को हम भाग कह लेते हैं। चैप्टर भाग के अंतर्गत बहुत सारे मतलब जो है सब पॉइंट मिलेंगे, उनको हम अनुच्छेद कह लेंगे। और चैप्टर के पीछे कुछ परिशिष्ट करके नाम दिया रहता है, उसी परिशिष्ट को हम क्या बोलते हैं? अनुसूची कहते हैं। या दूसरे मतलब में आप समझ सकते हैं तो भारतीय संविधान के अंत में जोड़ी गई एक विशेष प्रकार की लिस्ट जो किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या करता है, उसी को हम लोग अनुसूची कहते हैं। जैसे आप समझिए, एक लाइन मैंने लिख दिया, अब इस लाइन के आगे हमने ऐसे लगा दिया स्टार। स्टार का मतलब होता है वो पर्टिकुलर, या तो स्टार जो होता है वो बुक के नीचे आपके कॉलम बनाकर दे दिया जाता है, या तो ये स्टार का मतलब बुक के पीछे दिया होता है कि आप अगर इस चीज को पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको डीप जानकारी चाहिए तो आप इसके बुक के पीछे पढ़ लीजिए, या जो नीचे लिखा गया है उससे आप इसका मतलब समझ लीजिए। तो आई होप, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें। मैं फिर से एक बार अपनी बातें रिपीट कर रहा हूं, लेकिन गलती नहीं करिएगा, समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो समझ लेंगे टॉपिक फिर आप गलत कभी नहीं करेंगे। अदरवाइज बार बार दिमाग में चलता रहेगा कि अनुसूचियां होती क्या हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर क्लियर कराता हूं अनुसूचियां क्या होती हैं, यानी शेड्यूल का मतलब बताएं तो शेड्यूल जो है हमारे संविधान में एक विशेष प्रकार की लिस्ट होती है जो संविधान के अंत में जोड़ी गई है, जो किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या करता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अनुसूची फर्स्ट की बात कर लें। चलिए ठीक है, एक एक पॉइंट को डिस्कस भी करते हैं। अनुसूची फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया है? तो आप देखते हैं कि अनुच्छेद इसमें फर्स्ट भी है, अनुच्छेद सेकंड भी है और अनुच्छेद थर्ड भी है और अनुच्छेद फोर्थ। इन सारे अनुच्छेद को हम लोग कहते हैं भारतीय संघ के घटक, यानी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया? अनुसूची फर्स्ट में। अब जैसे मान लीजिए, अभी आपको हाल ही में पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर वाला जो हुआ है, यानी उसको राज्य से हटाकर क्या बना दिया गया? उसको दो आपके यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो क्या इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी? नहीं, इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप क्या करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्रों में ये उसके मतलब क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, उसके जो है उसके नाम में, उसके एरिया में अगर परिवर्तन करते हैं, उसको तोड़कर दो भागों में बनाते हैं या दो भागों को जोड़कर एक बनाते हैं, तो इस तरीके के जो भी आप करते हैं इसमें किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती या अनुच्छेद 368 की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं और साधारण बहुमत के द्वारा इसे पारित कर लिया जाता है और सब कुछ किसमें नोट कर लिया जाता है? अनुसूची फर्स्ट में। तो अगर आपको ये देखा जाए कि हमारे पास जो हमारा संविधान है, तो आप एक पॉइंट यहां भी नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट आप पहले नोट करिएगा, इसको है क्या, हमारा जो संविधान है वो
जो पूरे विश्व का सबसे लंबा वो लिखित संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो जब सबसे लंबा या लिखित संविधान है और समय समय पर इसमें अगर संशोधन किए जाएंगे तो ये संविधान जो है हमारा दिन पर दिन क्या होगा, और लंबा होते जाएगा। इसी संविधान को और लंबा न हो पाए इसलिए इसमें क्या बना दिए गए हैं, कुछ शेड्यूल रख दिए गए कि आप जब इस टाइप के कोई संशोधन करिए तो आप पर्टिकुलर शेड्यूल में रख सकते हैं। समझ में आया? जैसे भाग की बात करें तो भाग में चैप्टर का नाम दे दिए गए, अनुच्छेद की बात करें तो एक एक चैप्टर में जो है एक्सप्लेनेशन है, और अगर इस लाइन में कोई पर्टिकुलर अनुच्छेद है इसके बारे में कोई डीप जानकारी चाहिए तो हम किसकी ओर भागेंगे, अनुसूची की ओर भागेंगे। आई होप आपको अनुसूचियां क्लियर हो गई होंगी। ठीक, चलिए अब क्लियर हो गई तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस डाउट को भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका कोई भी कंफ्यूजन यहां पे छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो हमारे संविधान में प्रारंभ की बात करें, जब हमारा संविधान निर्मित हुआ तो हमारा संविधान कब बना था, तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत या पारित किया गया। इसको नाम से जानते हैं, पारित या अंगीकृत, यानी इसको कहते हैं हमारा संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद इसे लागू कब किया गया, तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। उस समय जब यह अंगीकृत या पारित किया गया तो उस समय जो अनुसूचियां थी इसकी संख्या 8 थी। कितनी थी अनुसूचियां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान अगर रख लेंगे तो आपको टॉपिक ज्यादा क्लियर होगी, अदरवाइज आप इधर तो भटकेंगे, बुक में ये है वो है करते रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। इसलिए चीजों को जो बता रहा हूं बड़े ध्यान समझिएगा और आपका अनुसूची से एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देंगे, ये हमारा दावा है। तो बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए और चीजों को समझते रहिए। तो हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे में कितनी अनुसूचियां थी, 8। अनुसूचियां का मतलब बता दिया, शेड्यूल होता है, और भाग और अनुच्छेद के बाद अंत में भारतीय संविधान के अंत में जोड़ी गई एक विशेष प्रकार की लिस्ट जो किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग अब अगर वर्तमान की बात करें यानी प्रेजेंट की बात करें तो कितनी आपकी अनुसूचियां हैं, तो आपके 9, 10, 11 और 12, ये 4 है। तो इनको देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इनसे रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं कि ये संविधान जो है ये अनुसूची कब जोड़ी गई, इसमें क्या लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है आपके लिए कि ये अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई या 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं कब जोड़ी गई, 12वीं कब जोड़ी गई। तो इनसे रिलेटेड मैं आपको सारे पॉइंट बता दे रहा हूं। जैसे 9वीं अनुसूची में है क्या, या पहले मैं बात कर लेता हूं इसको कब जोड़ा गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951। याद रखिएगा, जैसे मैं लिख दूंगा चारों लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। प्रथम संविधान संशोधन यानी जब हमारा संविधान आपको पता है कि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 1991 में ही प्रथम संविधान संशोधन किया गया। वो प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में, किससे रिलेटेड है, भूमि सुधार। दोस्त भूमि सुधार को तो मैं यहां नहीं क्लियर करूंगा क्योंकि भूमि सुधार जो है खुद अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग आने वाले एक एक लेक्चर में बात करते रहेंगे। तो भूमि सुधार को नहीं, आप इतना याद रखिएगा भूमि सुधार से रिलेटेड जो है किस मतलब अनुसूची, कौन सी अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, कब जोड़ा गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। बात करते हैं 10वीं, तो इसको बोलते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। किससे रिलेटेड है,
दल बदल कानून, दल बदल कानून। अच्छा, मैं आपको यहां से क्लियर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में भी क्लियर कर। भूमि सुधार क्या है? जैसे हम लोग पता है कि हमारे यहाँ जब अंग्रेज थे तो उस समय जमींदारी प्रथा थी, उन्हीं जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भूमि सुधार, यानी अगर सरकार मान लीजिए किसी जमींदार का जमीन लेकर किसी किसान को देती है या अपने हित में कोई कार्य करने के लिए उस जमीन का उपयोग करती है, तो उस जमींदार के द्वारा उसको न्यायालय में या जो है आपको बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी को कहते हैं भूमि सुधार। मतलब जैसे हम लोग पता है जमींदारी प्रथा में एक एक जमींदार के पास काफी जमीन थी और वो क्या करता था, किसानों से काम करवाते थे और उनके बदले उन्हें बस खाना या थोड़ा बहुत मात्रा उसका कुछ बहुत कम हिस्सा उनको देते थे, बाकी सारी चीजें अपने पास रख लेते थे। तो इसी भूमि सुधार के तहत जो है, यानी जो भूमि सुधार किया गया, इसके तहत किया क्या गया कि अगर सरकार किसी भी जमींदार के जमीन को लेती है, मतलब किसी भी सार्वजनिक कार्यों में या जो है राष्ट्र के विकास के लिए लेती है, या उसको क्या है किसी किसान को देती है जो उससे मतलब अनाज उपजा सके, इन सब रिलेटेड से अगर कोई भी परिवर्तन करती है तो ये क्या होता है, इसका जो है न्यायालय में, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब आते हैं दल बदल कानून। अभी मैं एक एक करके डीप में चर्चा करूंगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए दल बदल कानून क्या है। जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक पार्टी की सरकार बन गई, पार्टी की सरकार बन गई और वो बहुमत में बहुत ज्यादा नहीं है। मान लीजिए अगर 400 सीट थी तो 400 सीट थी और ये मान लीजिए ये 210 पा गए हैं और ये जो है आपके मान लीजिए 190 पा गए, ये सीट पा गए। तो होता क्या था, जो विपक्ष वाले रहते थे, तो ये विपक्ष वाले क्या करते थे, इनके जो है उसको मतलब इनके जो विधायक या सांसद है उनको अधिक पैसा देकर खरीद लेते थे। जब जैसे मान लीजिए अधिक पैसा देकर इसको खरीद लेंगे और ये 15 मान लीजिए 15 विधायक या सांसद को खरीद लिए, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तब इनकी संख्या हो जाएगी 205 और इनकी संख्या हो जाएगी 195। तो अब देखा जाए तो अरे 215 नहीं 205 हो गया और इनकी 215। अब तो जो जिनकी बहुमत में सरकार थी उनकी सरकार गिर गई। तो अब क्या हुआ, तो इस प्रकार से ये क्लेम हो जाता था कि इनकी बहुमत नहीं है और इनकी जो सरकार गिर जा सकती है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि मतलब न्यायालय में, यानी जो है 52वां संविधान संशोधन में दल बदल कानून के आधार पर यह रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी मान लीजिए पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है, उसके बाद अगर वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसकी जो है सदस्यता को निरहरित कर दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्यता उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो संसद का सदस्य नहीं रखा जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसके में बदलते भी है तो पुनः चुनाव होगा और पुनः चेक किया जाएगा, तो ये काम किया जा सकता था। इसलिए ये दल बदल कानून लाया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है सदन में या कह सकते हैं किसी पार्टी के द्वारा जीतने के पश्चात अपनी जो है अपने दल को बदल नहीं सकता। इसी को बोलते हैं दल बदल कानून। कब संशोधन में लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। चलिए अगले पे आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये है, नोट करते रहिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1993। ये क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था। हुआ क्या, पंचायती राज व्यवस्था की मतलब ये इसका लाने का क्या रीजन है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था को इसलिए लाया गया क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सबसे हाई टॉप क्लास में, यानी जो संघ सरकार है, वो क्या करती थी, उसकी सारी व्यवस्थाएं जमीनी स्तर तक नहीं पा रही। यानी हमारे यहाँ जानते हैं हम लोग गाँव का देश कहते हैं, यानी हम लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है, और चूंकि कृषि प्रधान देश होने का कारण है मैक्सिमम लोग कहाँ पे रहते हैं, गाँव में निवास करते हैं। तो
के पास सरकार की जो मूलभूत आवश्यकता है वो नहीं पहुंच पाती थी। इसके लिए क्या करते थे, वो क्रम निर्धारित करते थे जरूर, लेकिन वो क्रम निर्धारण भी उनके लिए क्या होता था, वो सही नहीं होता था और बीच में ही काफी मतलब घुसखोरी हो जाती थी, इस तरीके की व्यवस्था हो जाती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को लाया। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा क्या किया गया कि जगह जगह पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के आधार पर एक पंचायत बनाया कि इस गांव में, यानी ग्राम पंचायत का काम है गांव का देखभाल करना, और आपके क्षेत्र पंचायत का वह होता है कि उस पूरे ब्लॉक का मतलब देखरेख करना, उससे जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना, और साथ में जिला पंचायत को पर्टिकुलर एक जिले का वो दे दिया गया कि आप इस जिले का पूरा ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या हुआ, सरकार की जो मूलभूत और सरकार के द्वारा जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी क्या करें, जमीनी स्तर तक पहुंचाए जाने के लिए ये जो है प्रयास किया गया, और इसी को जोड़ा गया था जो है अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया। अच्छा, बात करते हैं कि चलिए मान लीजिए ये पंचायती राज व्यवस्था को आपने जोड़ तो जरूर दिया, लेकिन इसके लिए अनुसूची बनाने की क्या जरूरत थी। इसके लिए अनुसूची बनाने के, क्योंकि इसमें जो है कुछ विषय दिए गए कि आप इसी विषय पर जो है कानून या इसी विषय पर आपका अधिकार होगा, यानी एक एक पंचायत का अधिकार कुछ विषय पर होगा, उन विषय को रखा गया है इसी अनुसूची में। टोटल पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय को पंचायत के हाथ में दिया गया है, 29 विषय जो है पंचायत के हाथ में दिया गया है, और बाकी जो है आपके राज्य सरकार काम करेगी, केंद्र सरकार काम करेगी, लेकिन 29 विषय जो है वो पंचायत के हिस्से में सौंपा गया है। चलिए बात करते हैं अगले 12वां संविधान संशोधन, यानी 74वां संविधान संशोधन 1993। ये क्या है, ये जो है आपका, इसको बोल सकते हैं नगर पालिकाएं व्यवस्था। यानी ये जो नगर पालिकाएं व्यवस्था है इसको क्यों किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ गांव ही नहीं है, हमारे यहाँ शहर भी हैं, तो शहर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनकी समस्या को जो है उनसे मतलब छुटकारा पाने के लिए हमारे यहाँ जो है नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई, जिसमें आप देखते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम जैसी व्यवस्था की गई। ये जनसंख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो उनके बारे में जब स्पेशल वीडियो बात होगी तो वहां पे हम लोग चर्चा किया जाएगा। तो बाकी देखेंगे नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई किसके लिए, शहरी के लिए, मतलब जो शहर वाले क्षेत्र उनके लिए किया गया है, और पंचायती राज व्यवस्था गाँव के लिए किया गया है। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है ये आप याद रखिएगा, ये 73वां संविधान संशोधन है, ये 74वां संविधान संशोधन है, 73वां 74वां 1993। बाकी है। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये अनुसूचियां जो होती किसी निश्चित अनुच्छेद की व्याख्या करती हैं, तो ये प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 जो है भूमि सुधार की बात करें तो ये किस में रखा गया है, भूमि सुधार को देखा जाए या आपके दल बदल कानून को देखा जाए, तो ये सब जो है ये स्पेशली किसी भी आपके जो है संविधान संशोधन, जैसे इसकी बात करूं तो आपके दल बदल कानून जो है 102 और 191 और 191 में क्यों रखा गया है। 102 में जो है वो आपके जो है संघ के जो है मतलब यानी संसद की बात करेंगे, यानी संसद के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करेंगे, और 191 में जो है विधानमंडल यानी जो है राज्य में जो विधानमंडल है उसके लिए, तो यानी संसद 102 में है और 191 में क्या है, विधानमंडल है। बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था, इसके लिए आप स्पेशल याद रखिएगा एक ही है जो इसके लिए आपके यहाँ यानी इनके और इनके दोनों के लिए काम करता है, वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243। अब इसमें क्या है, इसमें जो रखा गया है 243 से लेकर 243 अड़ तक है, और ये 243 त से लेकर 243 च छ तक है, तो ये यह 6 है,
य छ के बीच में रखा गया है। इस तरीके से इसमें बनाया गया, जैसे क ख ग घ ऐसे बना के जब य तक आया है तो फिर क ख ग शुरू हो गया, तो इसलिए य और छ। जैसे मान लीजिए य तक आ गया तो फिर क ख ग घ घ, तो इसलिए य और छ, यानी यहाँ शुरू कर यहाँ तक ये गया हुआ है। इसकी बात करते हैं संविधान संशोधन 1991 में भूमि सुधार जो है इसके लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें 31B बनाया गया था और 31C। दैट मीन्स ये जो है दो प्रोसेस बनाए गए थे कि भूमि सुधार में यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई भी न्यायालय में याचिका दायर करता है तो वो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा उस केस को। तो ये कुछ आपके बारे में बेसिक पॉइंट है। अब इनके बारे में हम लोग आते एक एक अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी वीडियो लेंदी होगी, बट अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अनुसूची से रिलेटेड आपका कभी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। इसलिए आप आराम से वीडियो को देखते रहिए और शायद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और मैंने आपको हर एक पॉइंट को समझाया है, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती। तो अदरवाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट अब हम लोग बात करेंगे काफी दोस्तों के इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो के लेंथ को नहीं मैं देख रहा हूं, बस उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। जैसे बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी ऐसी जगह पे दिक्कत होती है कि जैसा लगता है कि अगर वहां पे कोई चीज को एक्सप्लेन कर दे तो हमारा टॉपिक ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे बात करते हैं अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट, इसमें क्या रखा गया, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख। ठीक, आपको ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है और इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है, भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख। अब इसी को आप समझिए अच्छे, स्टार्टिंग में क्या था और अब क्या है, मैं दोनों को कंपैरिजन करके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे भारतीय संघ के घटक कौन है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग भारत को पॉलिटी के सेक्शन में भारत को एक संघ का दर्जा दिया है। संघ का मतलब कई लोगों का जो मिक्सअप होता है उसी को हम संघ कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा देश है वो एक क्या है, संघ के रूप में जो है स्थित है। तो ये जो है भारतीय संविधान के घटक, उनके घटक कौन कौन थे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश को ही हम बोलते हैं संघ राज्य क्षेत्र। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख जो है, उसमें उल्लेख जो है किसमें किया गया, तो प्रथम अनुसूची में किया गया। जैसे मैं स्टार्टिंग की आपको थोड़ा बात बता दूं, स्टार्टिंग में हुआ क्या था, प्रारंभ में जो हमारे यहाँ थे, यानी जो राज्यों का क्रम था, यानी जो मतलब हमारे यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया। जैसे क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी, घ श्रेणी। क श्रेणी में जैसे ब्रिटिश राज्य को रखा जाता था, इनको बस सुनिए आप, याद हो जाएगा। क में जो है ब्रिटिश राज्य को रखा जाता था। ख में किसको रखा जाता था, जो देसी रियासतें हैं, जिस पर देसी राजाओं का शासन था, जो अपनी स्वेच्छा से भारत के संघ में मिलना चाह रहे थे, उनके राज्यों को हम लोग ख श्रेणी में रखे थे। ग श्रेणी में संघ राज्य क्षेत्र, जिन पर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार नहीं था, लेकिन जो दूसरे फ्रांसीसी, आपके पुर्तगाली, इन सबके अधिकार थे, उनको ग श्रेणी में रख दिया गया था। और घ श्रेणी में स्पेशली अंडमान निकोबार को रखा गया था। तो प्रारंभ में यही थे क ख ग घ, लेकिन बाद में जो है इसे कितना बनाया गया था, तो 14 राज्य बनाया गया था और आपके 6 जो है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। तो बात करते हैं 14 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में ये तो प्रारंभ में थे, आपको ये भी ध्यान रखना है प्रारंभ में कितने थे, 14:6 का रेशियो था। लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर आपके प्रेजेंट की बात करूं तो ये हो गया 28 और ये हो गए हैं 9।
तो अगर मान लीजिए 14 से ये 15 हुए होंगे, 16 हुए होंगे, 17 हुए होंगे, 18 हुए होंगे और 2 जून 2014 के बाद जो है ये 29 राज्य हुए, पुनः 28 हुए। तो ये सब जितने भी आपके अगर ये परिवर्तन की बात करें, जितने भी यहाँ पर जो भी संशोधन हुए, सबका उल्लेख किसमें आपको मिलेगा? तो अनुसूची फर्स्ट में आपको उल्लेख मिल जाएगा। यानी अनुसूची फर्स्ट को खोलेंगे तो ये सारी चीजों का उसमें ब्यौरा आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे समझ जाओगे कि अनुसूची फर्स्ट में क्या है। भारतीय संघ के घटक संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, जिसमें क्या किया गया है कि कुछ जो है आपके संघ बनाए गए थे और राज्य क्षेत्र को उल्लेख किया गया था। उसमें जैसे जैसे परिवर्तन होते जाएंगे वैसे वैसे उनमें उल्लेख क्या होगा, उनका बढ़ता रहेगा। चलिए अगले बातें, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, मैं एक साथ बना दे रहा हूं तो आप उसको आसानी से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूची 2, इसमें क्या है? भारतीय संघ के विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन है? जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसके बाद आपके गवर्नर या ऐसे कर लीजिएगा, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक आध दो पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि मैंने यहाँ पर राष्ट्रपति जरूर लिखा, उपराष्ट्रपति का नाम कहीं नहीं आया। राष्ट्रपति आया, राज्यपाल आया, लोकसभा का अध्यक्ष आ गया, उपाध्यक्ष आ गया, राज्यसभा का सभापति आ गया, उपसभापति आ गया, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायालय, अरे का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन, नहीं याद रखिएगा, वेतन, भत्ते एवं पेंशन का विवरण होता है। पेंशन का विवरण, इसका इतना पेंशन का विवरण होता है। यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति को कितनी सैलरी दी जाएगी, राज्यपाल को कितना दी जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबको कितना दिया जाएगा, इसकी बात की जाती है। अब बात करते हैं, इसमें कहीं भी उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसको बहुत आसानी से समझिएगा और बहुत केयरफुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए यही क्वेश्चन बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति होता है उसको सैलरी किसकी मिलती है या उसको वेतन किसका मिलता है, तो वो आपका राज्यसभा का सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीटेड है कि मतलब जो भारतीय संघ के जो विभिन्न पदाधिकारी में जो आपके वो हैं, यानी उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को सैलरी उपराष्ट्रपति की नहीं मिलती है बल्कि राज्यसभा के सभापति का मिलता है। इसलिए उनकी सैलरी का जिक्र इसमें न करके सभापति का जिक्र किया गया। काफी लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं कि सर इसमें जो है वो आपके प्रधानमंत्री नहीं आते। चूंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है हाँ, देखिए तो जो आपको ये देखिए
तो आपके जो मुख्य न्यायाधीश यानी इनकी बात करते हैं, तो यानी जो आपके प्रधानमंत्री की बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करें तो प्रधानमंत्री को जो सैलरी है वो प्रधानमंत्री को जो सैलरी मिलती है वो संसद द्वारा जरूर निर्धारित की जाएगी, लेकिन इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि वो राष्ट्रपति के कार्यकारी जो है मंत्रालय के रूप का सर्वोच्च हेड होता है, यानी सबसे सुप्रीम हेड होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसकी जो है सैलरी का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। फिर से मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री की सैलरी का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, इसका ये रीजन है कि जो राष्ट्रपति है यानी जो राष्ट्रपति है उसकी मतलब उसकी सहायता के लिए या उसके जो है मतलब कार्य संचालन में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा, जिसका जो मुख्य होगा उसी को प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है वो आपके पदाधिकारी में नहीं आएगा, वो एज अ राष्ट्रपति के सहायक के रूप में आता है। भले ही हमारे यहाँ सब कुछ प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के सहायक के रूप में है, इसलिए इनका उल्लेख इसमें नहीं किया गया अनुसूची 2 में। और बात करते हैं कि उपाध्यक्ष का क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उपाध्यक्ष को आपको पता है कि राज्यसभा के सभापति की सैलरी मिलती है, न कि उन्हें उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलती है। जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो जैसे ही ये सभापति जो है वो आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होते हैं, तब उन्हें किसकी सैलरी मिलने लगती है, राष्ट्रपति की मिलने लगती है, न कि उपराष्ट्रपति की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वेतन, भत्ते और पेंशन। वेतन तो पता है कि आपको सैलरी क्या होता है, भत्ते क्या होता है, भत्ते का मतलब होता है उन्हें दैनिक रूप से कुछ अलग रूप से पैसा दिया जाता है जो उनके निजी कार्यों के जो है संचालन में सहायक होता है, जैसे उनके कपड़े के लिए, कपड़े धुलने के लिए, और उन्हें जो है मतलब किसी भी मीटिंग को अटेंड किए हैं तो उनके लिए अलग से उन्हें क्या करता है, कुछ मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भत्ते मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्हें कहीं से अलग मीटिंग के लिए बुलाया गया है, अलग मीटिंग के बुलाया गया तो उनको उनके रूप में क्या गया, भत्ते के रूप में दिया जाएगा, न कि वेतन। उनका वेतन अलग होता है और भत्ता क्या होता है, अलग होता है। और बात करते हैं तो उनको जो होती है रिटायर होने के बाद जो होती है उनकी जो सेवानिवृत्ति होती है, तो उस समय उन्हें क्या होता है, पेंशन के रूप में जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल, इनके सैलरी का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इनके क्या है, उपलब्धियों का नाम दिया गया है। इनके सैलरी को क्या बोला जाता है, इनकी उपलब्धि कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी की बात कहीं उल्लेख नहीं किया है, बल्कि उनके क्या है, उपलब्धियों की बात करता है। बाकी जो सैलरी है आपके सबके, उसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुसूची 2 में किया गया। चलिए आते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कोशिश करिएगा साथ में लिखते रहिएगा तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आते हैं अगले पे। अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है, भारतीय संघ के, उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें कैग का भी नाम है, यानी जो इसको बोला जाता है ये आपके कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, उसको कैग कहते हैं। भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होता है, उनके भी उसका जो है मतलब उनके भी सैलरी का उसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आ रहा था इसलिए मैंने उसको याद आया तो उन्होंने नोट करा दिया। तो भारतीय संघ के मंत्री, उसके बाद जो है आपके न्यायाधीश और यानी न्यायाधीश आप सर्वोच्च और उच्च दोनों समझ लीजिएगा। ठीक है, न्यायाधीश सर्वोच्च और उच्च न्यायालय, कैग, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इनकी बात की गई है। और किसकी बात की जाए है तो भारतीय राज्य के, ठीक है, भारतीय राज्य के मंत्री, समझिएगा।
भारतीय संघ के मंत्री, तो आपको इसमें प्रधानमंत्री का नाम जरूर दिखेगा, क्योंकि भारतीय संघ के मंत्री के जो हेड होते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और कैग यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और भारतीय राज्य के मंत्री, जिसमें हम लोग कहते हैं प्रत्येक स्टेट के जो है आपके मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर है उनके लिए एक शपथ प्रारूप, यानी दो चीज का इसमें उल्लेख किया गया। शपथ प्रारूप, शपथ प्रारूप है, उसमें किसको किस चीज की शपथ का होता है, शपथ प्रारूप का उल्लेख है। और ध्यान रखिएगा वो किसकी किसकी शपथ लेते हैं, पद की प्लस गोपनीयता की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम डिटेल है, आप आराम से पढ़ेंगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और कोई भी क्वेश्चन होगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए जो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन का भी जवाब दूं। चलिए, भारतीय संघ के मंत्री यानी जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं, भारतीय संघ के मंत्रियों की, न्यायाधीश, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी, और जो है कैग यानी जो है आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और भारतीय राज्य के मंत्री जिसमें मिनिस्टर, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बाद जो है अन्य कैबिनेट मिनिस्टर, उनके शपथ प्रारूप का इसमें उल्लेख किया गया कि उस शपथ के दौरान कौन सा उनका प्रारूप रहेगा उसका उल्लेख किया गया है। और साथ में किस किस चीज की शपथ लेंगे, तो अपने पद की लेते हैं और गोपनीयता की लेते हैं। चलिए अगली बात है, हाँ एक चीज और, इसमें 3 लोगों के शपथ का प्रारूप नहीं है, जिसमें किसके हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का कोई भी प्रारूप नहीं होता है। वो उनके प्रारूप जो होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है उनका जो यानी ये है यानी जो आपके राज्यपाल है इनके अनुच्छेदों में दिए गए हैं। चलिए अगला आते हैं, अनुसूची 3। अब आते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 ये क्या है दोस्तों, अनुसूची 4 इसकी बात करें तो अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। आपको जैसे पता है कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो जो है प्रत्येक राज्य से चुनकर आते हैं या उन राज्यों से ही चुनकर आते हैं जहां पर विधानसभा है। तो आपको ये पता होना चाहिए राज्य जितने भी हैं लगभग सारे जगह पर विधानसभा है। और जो संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो वर्तमान समय में 3 जगह पर 3 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है। कौन कौन से हैं इसका जो है चलिए इसको मैं आपको बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए इसी में छोड़ूंगा। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा यानी संघ राज्य क्षेत्रों में 3 है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, आपके दिल्ली, पुदुचेरी और जो है जम्मू कश्मीर, ये तीसरा बना है। यानी अभी तक 2 थे दिल्ली, पुदुचेरी, लेकिन जब ये मतलब 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो है आपके जम्मू कश्मीर जब अस्तित्व में आया यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो उसमें भी विधानसभा है। तो आप ये समझिए विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे मान आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि विभिन्न राज्य मतलब जितने राज्य में विधानसभा है उनके द्वारा क्या किए जाते हैं,
कुछ सदस्य को चुनकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं। वो सदस्य की किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे, इनका ब्यौरा अनुसूची 4 में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन मेरे सामने आपके सामने ये मैं रख रहा हूं कि भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है, यानी जो है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कितने हैं, उनका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और अगर मान लीजिए 7 हैं, 6 हैं, 5 है, 4 है, जो भी हैं उनके नाम भी आप जरूर लिखेगा, ये मेरे रिक्वेस्ट है। आप उसका नाम लिखेगा, ये नहीं कि 7 है 5 है तो लिख के छोड़ मत दीजिएगा, उसके नाम जरूर लिखेगा, आपको याद रहेंगे हमेशा। चलिए आते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 इसमें क्या है अनुसूची 5 की बात की जाए तो अनुसूची 5 में जो है वो आपके अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित क्षेत्रों एवं उसको कह सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ध्यान रखिएगा अनुसूची 5 में क्या है, इसको ही मैं अच्छे से समझाने के लिए सबसे ज्यादा इसमें प्रयास करूंगा कि अनुसूचित क्षेत्रों और जो है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। ऊपर में मिटा दे रहा हूं, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, नीचे समझिए इसको, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा तो इसी में फिर आएगा जनजाति क्षेत्रों के बारे में, तो उनको आप समझिए पहले। जैसे भारत में क्या है कि मान लीजिए सारे राज्य जो हैं और सारे राज्य के जो क्षेत्र हैं वो हमेशा जो हैं मतलब एक ही कंडीशन में नहीं है, कुछ पीछे हैं कुछ आगे हैं। तो हमारे यहाँ जो इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, उसी समानता को लाने के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में यानी जो आपके ये कह सकते हैं शेड्यूलर एरिया हैं और जनजाति क्षेत्रों में जो आपके ट्रिब्यूनल एरिया हैं उनके प्रशासन में उनके जो है प्रशासन यानी उनको किस प्रकार से इक्वल लाया जाए, यानी समानता के मतलब समानता यानी अन्य राज्यों के क्षेत्रों के समान लाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार वहां पर एक अलग से व्यवस्था करेगी। इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो अनुसूची 5 में किया गया। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। अभी मैं अनुसूची 6 लेता हूं, आप इसको भी अच्छे समझिए, यहां से क्लियर जरूर करूंगा क्योंकि बिना क्लियर के आगे नहीं बढ़ूंगा। अनुसूची 6 इसमें क्या है, ठीक समझिए। ATMM का मतलब क्या होता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 है। इन 4 के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची 5 है। इन दोनों में एक बेसिक फर्क है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ जनजाति क्षेत्र होते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे कल्चर को यानी जो है भारतीय संविधान के द्वारा बनाए गए रूल को, उनके रेगुलेशन को, उनकी पंचायती राज व्यवस्था को, जिसको हमने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था जमीनी स्तर तक काम करता है, तो कुछ ऐसे जनजाति क्षेत्रों में क्या है, वो पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिए, फॉलो करने लगे हैं और धीरे धीरे उनके विकास को दर पर दर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और कुछ समय के बाद उनको भी हम लोग क्या करेंगे, इस अनुसूची 5 से हटा देंगे और वो भी इक्वलिटी के हिसाब से। तो अगर ऐसा करेंगे तो उसको अनुसूची 5 में, लेकिन
यहाँ पर बात जो की है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, यहाँ के जो जनजाति क्षेत्र है इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है इनका कल्चर, इनकी सभ्यता, इनकी सिविलाइजेशन और इनकी स्वायत्तता। ये सब जो बातें हैं वो इन चारों के जनजाति क्षेत्रों के द्वारा मानी जाती है, न कि सरकार के पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर इनका कानून चलता है। तो इन चारों राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र है इनके लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए। विशेष प्रावधान करने का मतलब है कि इनको जो है इनका जो कानून है वो इनके हिसाब से बनाया जाएगा, यानी उसमें एक जो है काउंसिल की व्यवस्था की जाएगी जिसमें आपको पता है कि ये इन्हीं के क्षेत्रों से चुने जाएंगे और जैसा ये चाहेंगे वो उसी हिसाब से ये निर्णय लेंगे। मतलब जैसे मान के चलिए कि इन जनजाति क्षेत्रों की बात करें तो इन जनजाति क्षेत्रों में जो भारत सरकार का जो कानून है वो नहीं चलता है, जबकि राज्य सरकार का जो कानून है और इनके द्वारा जो बनाए गए इनके द्वारा जो मतलब बनाए गए नियम है उनके आधार पर जो है गवर्नर यानी भारत जो इस राज्य का राज्यपाल है वो इन्हीं के अनुसार कार्य करता है। और समझिए अच्छे से, देखिए क्या है अनुसूची 6 की बात करें तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया। जैसे ये यहाँ के जो चार जो राज्य हैं इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं वो करते क्या हैं कि इनके लिए इनका कल्चर, इनकी सभ्यता, इनकी स्वायत्तता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, न कि भारत सरकार के नियम। तो ये क्या होते हैं, ये अपने कानून के आधार पर चलते हैं, अपने नियमों के आधार पर चलते हैं। तो भारत सरकार ने इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी अनुसूची 6 में दे दी गई है और इसके लिए इन जनजाति क्षेत्रों के लिए जो नियम या कानून बनेंगे वो राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे, जबकि उन 4 और बाकी जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए जो कानून है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जाएंगे, वो भी राज्यपाल के माध्यम से। चलिए, तो ये आपका हो गया अनुसूची 6। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं बिल्कुल एक बार क्लियर करूंगा, अदरवाइज उसको हम लोग किसी अन्य वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। चलिए, अनुसूची 7, इसमें क्या है, यानी इसमें राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी अनुसूची 7 में राज्य और केंद्र जो है केंद्र के शक्तियों का बंटवारा किया गया। किस हिसाब से बंटवारा किया गया, कुछ कानून के विषय बनाए, जैसे केंद्र सूची का विषय बना दिया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और एक आपका बनाया गया है समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, केंद्र का होगा। प्रारंभ में इसमें जो है आपके विषय से 97, अब हो गए 100 विषय। मतलब पहले ये कितने विषय बनाते थे कानून, केंद्र सरकार 97 विषय पे कानून बनाती थी और वर्तमान में ये 100 विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा, राज्य सरकार को कितना दिया गया है, पहले ये 66 विषय पर कानून बनाती थी, अब ये 61 विषय पर ही कानून बना सकती है। यानी राज्य के अंतर्गत जो भी इसके विषय होंगे वो इसमें 61 विषय दिया गया। जैसे एक विषय का नाम ले लूं, जैसे इसमें मान लीजिए रेलवे है, मतलब आपके फिर वायुयान है, इन सब का जो विषय है वो केंद्र सूची का विषय होता है। राज्य सरकार में आपके जो है यानी जो है आपके वो कह सकते हैं, यानी आप पुलिस की व्यवस्था ले सकते हैं, पुलिस ले सकते हैं और अन्य जैसे छोटे छोटे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो किसी राज्य से रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, तो राज्य सरकार वाली राज्य सूची में रखते हैं, जिसमें पहले 66 विषय थे, अब वर्तमान में कितने विषय, 61 विषय दिए गए। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब कितने विषय हो गए, 52। यानी कि समवर्ती सूची एक ऐसा विषय होता है जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। चलिए अब आते हैं इनके बारे में, एक विषय का जो है उल्लेख हम लोग किसी अन्य वीडियो में किया जाएगा जो स्पेशल इससे रिलेटेड होगा। आते हैं अगला, अनुसूची 8, ये किससे संबंधित है, तो अनुसूची 8 जो है वो भारत के जो है भाषाओं से संबंधित है। यानी भारतीय भाषाओं से, यानी जो है कितने भाषाएं वर्तमान में, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में ये जो थे ये आपके 14 भाषाएं थी, ठीक। तो यानी अगर अनुसूची 8 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो अनुसूची 8 जो है आपकी क्या है कि 22 भाषाओं से क्या है संबंधित है। यानी भारत में जो है जितने भाषाओं को आपको संवैधानिक मान्यता प्रदान है वो भाषाओं का उल्लेख किया गया है और प्रारंभ में ये 14 भाषाएं थी। और अब बात करते हैं कि अनुसूची 9, 10, 11, 12 इनका उल्लेख मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, तो बस एक एक पॉइंट बताऊंगा सिर्फ। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार है। अनुसूची 10 में क्या है, तो दल बदल कानून है। अनुसूची 11 में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था है। अनुसूची 12 में क्या है, तो आपके जो है यानी कह सकते हैं कि नगर पालिकाएं व्यवस्था इसमें प्रारंभ किया गया है। तो ये आपके टोटल हो गए भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों अगर कोई डाउट होगा जरूर क्लियर करिएगा, पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जरूर से। और इन सब का जो एक एक शेड्यूल है यानी एक एक अनुसूची है उनका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनेगा, तो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज समझ में आइएगा कि अनुसूचियां आपको समझ में आई कि नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।